अच्छा, पहले प्यार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऋचा उठ खड़ी हुई। आपको शायद गलतफहमी हो गई है। तुम गलत समझ रहे हो, बैठो। मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या इंसान कभी अपने पहले प्यार को भुला पाता है? क्या उदय उस टीचर को कभी भुला पाएंगे? कौन टीचर? ऋचा की बात कुछ कुछ समझ आने लगी थी, तो उसके प्रति दूर बरतते हुए पीछे मैडम के मन का यह पूर्वाग्रह था। फाइलें तैयार कर ऋचा बॉस के केबिन में पहुंची तो पता चला कि वे घर के लिए निकल चुके हैं। ओहो, लगता है जल्दी में भूल गए। चलो, उनका घर तो रास्ते में ही है, देते हुए निकल जाऊंगी। एक बस ही तो बदलनी पड़ेगी। सोचते हुए ऋचा बॉस के घर चल पड़ी। बंगले के बाहर खड़े चपरासी ने उसे अंदर बैठक तक पहुंचा दिया था। बॉस बेटे को पढ़ा रहे थे। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी, लेकिन डैडी मैडम ने तो दूसरे तरीके से समझाया था, जो बहुत शॉर्ट था। दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसी तरीके से होगा। काफ़ी देर तक दोनों की बहस सुनने के बाद ऋचा से रहा नहीं गया। सर, बच्चा ठीक कह रहा है। इसे इस तरह से HCF निकालना कर करेंगे। पलक झपकते ही ऋचा के सवाल हल कर दिया। हाँ, मैडम ने बिल्कुल ऐसे ही सिखाया था। ओजस खुशी से उछल पड़ा। अच्छा, अब अपने कमरे में जाकर बाकी होमवर्क करो, मुझे कुछ काम है। आप यहाँ? उदय ने डैडी से बॉस की भूमिका इख्तियार कर ली थी। ये फाइलें पूरी की गई थी। मुझे लगा अर्जेंट है तो घर देने आ गई। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फाइलें चेक करा कर ऋचा जाने लगी तो उदय बोल उठे, मैथ्स अच्छी है आपकी? जी थैंक यू। यह से पहले मैं स्कूल में ही थी तो मैथ्स ही पढ़ाती थी और विषय भी पढ़ाती थी, पर मैथ्स के लिए बच्चे मुझे आज तक याद करते हैं। प्रशंसा से उत्साहित हो बोलते हुए इस समय रीचा ने यह नहीं सोचा था कि आत्म प्रशंसा उसे कितनी भारी पड़ेगी। ठीक है, कल से आप ओजस को 1 घंटा मैथ्स पढ़ा दिया करें। ऑफिस के बाद मेरे साथ ही आ जाना। बाद में ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। पर सर, मेरे पास इतना वक्त। ऋचा फंस गई थी। आप जो फीस लेंगी मुझे मंजूर है। दरअसल पढ़ाई छूट दे, इतना वक्त हो गया, फिर वैसे ही ऑफिस के इतने झमेले, उस पर घर आने के बाद भी चैन नहीं। अंदर कदम रखते ही शिकायतों का पुलिंदा उदय को लगा वह आवेश में कुछ ज़्यादा ही बोल गया है। इसीलिए उसने बीच में ही बात रोक दी। तो कल आप तैयार रहना। ऋचा के पास स्वीकृति से गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा न था, लेकिन कमरे में पहुंचते ही वह अपने रूममेट स्वाति के सम्मुख विफर पड़ी। स्वाति ने उसे समझाया कि बॉस से बनाकर चलते ही समझदारी है। जब तक कि वह उसके साथ कोई गलत हरकत ना करे, मुंह नोच लूंगी यदि उसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो। देर तक ऋचा बड़बड़ाती रही और स्वाति उसे शांत कराती रही। घर से दूर इस घर में दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। 2-4 दिन वाले इस क्रम में ही ऋचा सम्मुख बॉस के घर का खाका काफ़ी स्पष्ट हो गया था। बॉस की पत्नी मालिनी काफ़ी अहंकारी स्वभाव की महिला थी। हर वक्त उनकी तोरियां चढ़ी रहती थी। मुस्कुराना तो शायद उन्होंने सीखा ही नहीं था। ऋचा जैसी सुंदर युवती का रोज पति के संग घर आना उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। बॉस उदय उसे जरा पलायनवादी प्रवृत्ति के लगे। घर बीवी की निर्लिप्त, वे स्वयं को ज़्यादा से ज़्यादा देर ऑफिस की फाइलों में डुबाए रखते। हाँ, 10 वर्षीय ओजस ने केवल पढ़ाई में अच्छा था, वरन अन्य गतिविधियों में भी रुचि रखता था और ऋचा ने इस बारे में विचार विमर्श भी करता था। घर के उबाऊ उखड़े वातावरण से निलंबित वह भी अपनी पढ़ाई, खेल कूद, कंप्यूटर आदि में ही मस्त रहता था। ऋचा की उसकी अच्छी छनने लगी, लेकिन चौथे दिन ही मालिनी मैडम ने उसे अल्टीमेटम पकड़ा दिया। शाम को ओजस का खेलने का समय होता है, आप दिन में आकर पढ़ा दिया करें। लेकिन दिन में मैं ऑफिस में रहती हूँ, वो मैं उदय से बात कर लूँगी। ऋचा के सम्मुख फिर गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा न था। घर आकर स्वाति के सम्मुख झींक निकालने के अतिरिक्त वह
कुछ न कर पाई। उस दिन मैडम का मूड काफ़ी अच्छा था। कल ओजस का जन्मदिन है, आप पढ़ने के बाद यहीं रुक जाना, पार्टी के बाद ड्राइवर आपको घर छोड़ आएगा। ऋचा का मन हुआ मना कर दे, लेकिन एक तो ओजस का आग्रह और फिर पहली बार मैडम की कृपा दृष्टि, वह इनकार नहीं कर पाई। खूब सारे चॉकलेट्स और गेम्स की सीडी पाकर ओजस खुशी से उछल पड़ा। वह कंप्यूटर में मस्त हो गया और ऋचा मैडम के पास रसोई में चली गई। वैसे तो घर में ढेरों नौकर थे, लेकिन कुछ विशेष व्यंजन बनाने और बैठक सजाने में ऋचा ने पूरा पूरा सहयोग दिया। मालिनी उससे बहुत खुश हो गई और पार्टी में भी मेहमानों के सामने ऋचा की दिल खोलकर तारीफ की। उदय और मालिनी बड़े प्रेम और आदर से मेहमानों का आदर संस्कार कर रहे थे। उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना आदर्श नजर आने वाला यह जोड़ा साधारणतः एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करता। देर रात तक ऋचा स्वाति की पार्टी की ही सब बातें बताती रही। दोनों दिल में बुरे नहीं थे, फिर पता नहीं क्यों एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते हैं। हम जब हमारी शादी होगी तब सब समझ आ जाएगा, अभी सो जा और मुझे भी सोने दे। स्वाति करवट बदल कर लेट गई तो ऋचा भी सोने का प्रयास करने लगी। उस दिन से ऋचा के संबंध मैडम से मधुर हो गए थे। अब वह पढ़ाने के बाद कभी कभी उसे चाय के लिए रोक लेती थी। बातों बातों में ही ऋचा को पता चला कि मालिनी मैडम काफ़ी अमीर और प्रतिष्ठित घराने की थी, जबकि बॉस एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। शायद बॉस की अच्छी नौकरी के कारण ही यह रिश्ता तय हुआ। ऋचा ने कयास लगाया। उस दिन ऋचा ओजस को पढ़ाने पहुंची तो पता चला कि वह स्कूल से लौटा ही नहीं था। वार्षिक उत्सव की तैयारी के कारण स्कूल से छुट्टी देरी से होने वाली थी। ऋचा लौटने लगी तो मालिनी ने उसे रोक लिया। अब आई हो तो कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ, वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऋचा ने मालिनी की नब्ज छुई तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। चाय के संग टैबलेट देकर लौटने लगी तो मालिनी ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर और बैठो, तुमसे बात करने का मन कर रहा है। आत्मीयता से मालिनी तुम पर आ गई थी। ऋचा उसके दिल के दर्द को महसूस कर चुपचाप बैठ गई। उदय और ओजस दोनों ही बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। टीवी पर सास बहू के सीरियल देखकर आखिर कितना वक्त गुजारा जा सकता है। किटी पार्टी में भी मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है। सच कहूँ तो ऐसा मुझे परिवार में होते हुए भी मुझे उस तरह की कोई लत नहीं है। फिर तो उसका और भी सर का नेचर एक जैसा है। भी वे भी तड़क भड़क से दूर रहते हैं और सीधे साधे हैं। ऋचा ने अपना मत रखा। हूँ जा काफ़ी जान गई हो अपने सर के स्वभाव के बारे में। अच्छा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? यह क्या सवाल है? नहीं तो? ऋचा की जुबान लड़खड़ा गई। अच्छा, पहले प्यार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऋचा उठ खड़ी हुई। आपको शायद गलतफहमी हो गई है, तुम गलत समझ रही हो। बैठो, मैं यह जानना चाह रही थी कि क्या इंसान कभी अपने पहले प्यार को भुला पाता? क्या उदय उस टीचर को कभी भुला पाएंगे? कौन टीचर? ऋचा की बात कुछ कुछ समझ आने लगी थी तो उसके प्रति दूर भरी बताते हुए पीछे मैडम के मन का यह पूर्वाग्रह था। उदय एक साधारण परिवार की लड़का जो एक टीचर थी को पसंद करते थे, लेकिन जब मेरा रिश्ता गया तो उनके माता पिता ने ये बात पक्की कर दी। उदय जानते थे कि उनके टीचर से शादी के लिए अपने माता पिता को कभी नहीं पहनवाएंगे, इसलिए बुझे मन से उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। आप ये कैसे जानती हैं? खुद उदय ने बताया था, जब हम पहली बार अकेले में मिले थे तो अपनी शादी करने से मना क्यों नहीं कर दिया? इसका जवाब मुश्किल है। एक तो शायद यह कि पहली नज़र में उदय जैसे सुदर्शन, सुसंस्कृत, शिक्षित और उच्च नौकरी वाला युवक मुझे भा गया था। दूसरे, मुझे लगा उदय उस लड़की तो कभी होंगे नहीं, तो फिर किसी और के होने की बजाय मेरे ही क्यों ना हो जाए। मुझे कुछ अपने रूप और पैसे का भी घमंड था। मुझे लगा वे शादी के बाद उसे भूलकर मेरे दीवाने हो जाएंगे। फिर ऋचा
को इस प्रेम कहानी का रस आने लगा था। उदय ने मुझे सम्मान दिया, कभी तिरस्कृत नहीं किया, लेकिन वे प्यार, वो दीवानगी जिसकी मुझे उपेक्षा थी, मुझे कभी हासिल नहीं हुआ। अपना दम्भ खोखला साबित होने पर मैं चोट खाई नागिन की भांति बिफर पड़ी। बात बात पर उन्हें प्रताड़ित करने लगी, अपने पैसे का रौब दिखाकर उन पर हावी होने का प्रयास करने लगी। फलस्वरूप उदय मुझसे कटने लगे। मैं आज भी उनकी पत्नी मात्र हूँ, प्रेयसी नहीं। क्या उदय सचमुच अपने पहले प्यार को जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे? पूरी कहानी सुन लेने के बाद ऋचा का आत्मविश्वास लौट आया था। वह स्वयं को काफ़ी महत्वपूर्ण समझने लगी। मैं इस अनुभव से गुजरी तो नहीं हूँ मैडम। प्लीज़ ऋचा, मुझे मैडम मत कहो। छोटी बहन मानकर तुमसे अपना दर्द बयां किया है। दीदी, मेरी जानकारी तो यह कहती है कि पहला प्यार विपरीत लिंग के प्रति शारीरिक आकर्षण मात्र होता है, जो समझ आने पर अपने आप समाप्त हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि सर के दिल में उस टीचर के लिए झूठ-मूठ स्मृति के अलावा अब कुछ बचा होगा। सच कह रही हो। आशा की एक किरण मालिनी की आंखों में कौंध उठी। हाँ दीदी, बिल्कुल सच। तुमने मेरे दिल को आज बहुत तसल्ली दी है। मालिनी ने भावावेश में ऋचा का हाथ कसकर थाम लिया तो वह अनमनी सी हो उठी। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ऋचा की व्याकुलता स्वाति से छुप नहीं सकी। ऋचा ने सब कुछ उगल दिया। मैं नहीं जानती स्वाति, दिली दीदी की तसल्ली देकर मैंने अच्छा काम किया या बुरा। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे उनकी पीड़ा नहीं देखी गई। मैं दिल से चाहती हूँ कि उन दोनों का मिलन हो जाए, पर कैसे? इतने नाजुक रिश्ते के बीच मैं औघड़ क्या करूँ? फिर भी तो क्या? ऋचा की चिंता का कोई समाधान न था। ओजस का कोर्स समाप्त हो चुका था, इसीलिए ऋचा ने वहाँ जाना बंद कर दिया। परीक्षा समाप्त होते ही ओजस मम्मी के संग ननिहाल चला गया। ऋचा ने भी अपने आप को ऑफिस के कामों में डुबा दिया था। उस दिन ऑफिस से निकलते हुए अंधेरा घिर आया। उदय ने ऋचा के को घर छोड़ देने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि आखिरी बस भी निकल चुकी थी। ऋचा को मानना पड़ा। दोनों के बीच चुप्पी पसरी थी रही। आखिर उदय को ही मौन तोड़ा। ओजस और मालिनी के फोन आते रहते हैं। दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं। जादू सा कर दिया है तुमने उन पर। ओजस का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा, इसका श्रेय भी तुम्ही ही जाता है। ओजस को स्कूल खुलने से पूर्व यदि एक बार मैथ्स का कोर्स करवा दिया जाए तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर तो उन्हें बुला लेते हैं। वैसे भी इस बार मालिनी ने बहुत दिन लगा दिए। हमेशा तो जल्दी लौट आती थी। कुछ ख्याल ही नहीं मेरा। आपको है? आक्रोश में जाने से कैसे ऋचा ने मुंह से निकल गया। क्या कहा तुमने? मैं मालिनी का ख्याल नहीं रखता? सॉरी सर, गलती से। मालिनी ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है? पिछले कुछ समय से मैं उससे आश्चर्यचकित परिवर्तन देख रहा हूँ। उसका अभिमान, दर्प सब कुछ कहीं खो सा गया है। एक टूटन सी महसूस कर रहा हूँ मैं उसके अंदर। न कोई उतापन, न कोई अवहेलना, बस किसी सोच में गुम। तुम्हारे संग इधर वह काफ़ी वक्त बिताने लगी थी। मुझे बताओ ऋचा, कोई परेशानी? फिर मैंने उन्हें सब बता दिया तो वो बोले, अभी तक उस लड़की के बारे में सोचती है। चलो, ओजस की पढ़ाई के बहाने उन्हें बुला लेता हूँ। यह ठीक सुझाया तुमने। बस यहीं रोक दीजिए, मैं चली जाऊंगी। कमरे में पहुंचते ही ऋचा स्वाति के सम्मुख फट पड़ी। अजीब बोड़म, उल्लू आदमी से पाला पड़ा है। कौन? स्वाति चकित थी। अरे वही, मेरा बॉस। बीवी को बुलाने के लिए बहाना ढूंढ रहा है। सीधे से फ़ोन करके नहीं कह सकता, मालिनी डार्लिंग, मैं तुम्हारे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ऋचा, तुम्हारा पर्स कार में रह गया था। उदय ने को दरवाजे पे देख ऋचा और स्वाति के तो होश ही उड़ गए। निर्विकार भाव से उदय ने ऋचा को कांपते हुए हाथों से पर्स थमाया और लौट गया। शायद उसने कुछ सुन ही
ना ही नहीं, तुम व्यर्थ काँप रही हो। स्वाति ने ऋचा को ढाँढस बंधाया ना चाहा, लेकिन ऋचा तब तक संभल चुकी थी। सुन भी लिया तो क्या, मुझे अब नौकरी की परवाह नहीं, बस मेरी दीदी के चेहरे पे मुस्कान खिल जाए। अगले दिन ऋचा धड़कते दिल से ऑफिस में प्रविष्ट हुई और सीधे सीट पर जाकर बैठ गई। अभी चपरासी उसका निलंबन पत्र लेकर आता ही होगा। सचमुच चपरासी आ गया। साहब ने आपके नाम का यह पत्र छोड़ा है। छोड़ा है मतलब? आपको नहीं मालूम? वे अपनी फैमिली को लेने गए हैं। ऋचा की सांस हलक में अटक गई। लिफाफे पर उसी का नाम था। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। अंदर केवल एक शब्द लिखा था, थैंक यू। नीचे हस्ताक्षर थे, लल्लू बॉडम। ऋचा के चेहरे पे अनायास ही मुस्कान खिल उठी। कभी कभी हम सिर्फ कुछ न कह के, ना कुछ बोलकर अपने रिश्ते को ख़त्म कर लेते हैं। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें उसे खुलकर बात करनी चाहिए और अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। कभी कभी हमारा चुप रहना सामने वाले को यह जता देता है कि उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर हम अपने प्यार का इजहार करेंगे तो वह बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।